रैग्नॉर के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। फाइनली हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सोलो लेवलिंग के सीजन 3 और 4 के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देख लेना। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जब वो ख़त्म हो जाए तब इस वीडियो पर आओ, क्योंकि ये उस स्टोरी का नेक्स्ट फेज है। सोलो लेवलिंग में हमें सिर्फ एक गॉड दिखाया गया था, एब्सोल्यूट बीइंग। लेकिन रैग्नॉर की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि ऐसे गॉड्स एक नहीं, कई हैं। और हर एक गॉड अलग अलग डायमेंशंस में रहता है। हर एक के पास अपने यूनिवर्स को कंट्रोल करने की पावर है। सोलो लेवलिंग में एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया गया था, लेकिन रैग्नॉर में बाकी सभी गॉड्स अब भी एक्टिव हैं और अब पहली बार हम उन सबको एक साथ देख रहे हैं। हमें बताया जाता है कि ये गॉड्स, जिन्हें एब्सोल्यूट्स कहा जाता है, बहुत पुरानी टाइमलाइन से काउंटलेस यूनिवर्स बना रहे हैं, मटीरियल, सोल्स, एनर्जी, सब कुछ। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब उन्हें बोरिंग लगने लगा। उन्हें चाहिए था एंटरटेनमेंट, और वही एंटरटेनमेंट उन्हें मिला वॉर से। इन एब्सोल्यूट्स ने वॉर को खुद पैदा किया। अपने ही बनाए गए सोल्जर्स को एक दूसरे से लड़वाया, मरवाया और बस बैठे बैठे मजा लेते रहे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। पहली बार किसी गॉड को उसके खुद के क्रिएशंस ने मार दिया। ये वही एब्सोल्यूट बीइंग था जिसे रूलर्स ने खत्म कर दिया था, वो रूलर्स जिनके बारे में हमने सोलो लेवलिंग में देखा था। पहली बार गॉड का अंत हुआ अपने ही बनाए गए किरदारों से, और इसी मोमेंट से बाकी डायमेंशंस के गॉड्स का ध्यान इस यूनिवर्स पर गया। कुछ गॉड्स ने उस डेथ को इग्नोर किया, उनके लिए अब भी सिर्फ फन और वॉर ही जरूरी था। लेकिन कुछ गॉड्स ने फोकस किया उस पावर पर जो एब्सोल्यूट बीइंग ने जिनवू को दी थी। अब वो गॉड्स उस पावर के लिए एक दूसरे से कंपटीशन में आ गए हैं। रैग्नॉर की शुरुआत में ये सारी बैक स्टोरी हमें बताई जाती है और यहीं से असली कहानी स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं संग सू को, जिसे हंगुक आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। वो बहुत खुश है, लेकिन उसके फ्रेंड्स कुछ खास खुश नहीं हैं। शायद जलन या शौक, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि संग सू को ये मौका मिलेगा। फिर एंट्री होती है एक पुराने कैरेक्टर की, जिसे पुराने फैंस पहचान लेंगे। वो आता है और सू से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतना आर्ट टैलेंट है, और पूछता है कि उसने ड्राइंग कब से शुरू की। लेकिन जब सू उसे नाम से बुलाता है, किम सोंगचल, तो वो चिढ़ जाता है और कहता है कि उसका नाम योंगचिल है। ठीक वैसे ही जैसे जिन वो भी लोगों के नाम गड़बड़ कर देता था। बाप बेटे की आदतें वही हैं। थोड़ी देर के लिए दोनों में तू-तू मैं होती रहती है। क्लासमेट्स देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ग्रेजुएशन आने वाला है और ये दोनों अब भी बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। फिर उनमें से एक क्लासमेट कहता है कि लियो यानी योंगचल एक ऐसे लड़के को बुली कर रहा है जिसने अपने माता पिता को खोया है, और वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। बात यहाँ पर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि जिनवू और चाहे इनके साथ आखिर हुआ क्या है। फिर एक पॉइंट पर लियो अपना आपा खो देता है और सू को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सू उसका हाथ तुरंत पकड़ लेता है और एक जबरदस्त नी किक देता है। पर लियो को कुछ खास असर नहीं होता। वो मुस्कुराता और कहता है कि सू का पंच बहुत वीक है। इसके बाद लियो एक हैवी पंच करता है जिससे सू बच जाता है, लेकिन उस पंच की ताकत देखकर वो खुद डर जाता है। इसके बाद 2 साल का टाइम स्किप होता है। अब सू सेकेंड ईयर में है, और जैसे ही वो कॉलेज जाता है वो नोटिस करता है कि उसके कॉलेज के सामने ही एक डंजन ब्रेक हुआ है। तो अब सू अपने कॉलेज के सामने नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है। स्टाफ और वॉलंटियर्स सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि आज की क्लासेस मेन बिल्डिंग में नहीं होंगी, बल्कि साइड बिल्डिंग में शिफ्ट की जा रही हैं। माहौल थोड़ा टेंस है। तभी हम सुनते हैं कि वहाँ एक गेट खुल चुका है और उसमें पहले से ही हंटर्स अंदर जा चुके हैं उस बीस्ट को हराने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि हंटर्स गए हुए कितना वक्त हो चुका है। किसी एक ने जवाब दिया, पूरे 8 घंटे हो चुके हैं। किसी को शक नहीं होता, क्योंकि देखने में तो वो गेट डी रैंक का लगता है, और डी रैंक गेट्स में आमतौर पर हंटर्स ज़्यादा देर नहीं लगाते। उनका काम जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने मेरी सोलर विंग वाली सीरीज़ देखी है तो तुम्हें याद होगा कि जिनवू ने अपनी रीइनकार्नेशन पावर से इस दुनिया के टाइम को 10 साल पीछे भेज दिया था। लेकिन अब वो 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब सब कुछ धीरे धीरे वापस उसी रफ्तार में आ रहा है। डंजन ब्रेक्स, हंटर्स, गेट्स, सब कुछ। सू वहाँ खड़े ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि फिर से एक और गेट खुल चुका है। वो याद करता है कि 3 साल पहले इस दुनिया में पहली बार ऐसा गेट खुला था, और उस गेट के साथ ही सब कुछ बदल गया था। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद हमें स्टोरी थोड़ा सेटअप देती है। बताती है कि डंजन एक तरह का पोर्टल होता है जो दूसरी दुनिया से जुड़ा होता है, जहां मॉन्स्टर्स और खतरे भरे होते हैं।
अब ये सब कुछ तो हमें पहले से पता है, लेकिन क्योंकि ये नई मांगा सीरीज है तो इसे फिर से थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। सू को इन सब चीज़ों के बारे में तब पता चला था जब 3 साल पहले पहला डंजन ओपन हुआ था। उस दिन के बाद इंसानियत को बदलना पड़ा। लोगों के अंदर अचानक कुछ एक्टिवेट होने लगा, उन्हें पावर्स मिल गई। ये थे अवेकन्ड लोग, वो लोग जिनके पास मैजिक जैसी एबिलिटीज थीं। सो इस पूरी दुनिया को देखकर सोचता है कि भले ही ये दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन एक चीज़ है जो इसमें प्रिडिक्टेबल है, और वो है कियोस। हर जगह बस एक नई समस्या, एक नई अनजानी चुनौती। यहाँ हमें पहली बार जिंचल का नाम सुनने को मिलता है, वो शख्स जिसने हंटर एसोसिएशन बनाई। उसने तमाम अवेकन लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें एक सिस्टम में बांधा ताकि ये लोग दुनिया को इन डंजन ब्रेक से बचा सके। अब इस दुनिया में हंटर एक ऑफिशियल प्रोफेशन बन चुका है। इनका काम है मॉन्स्टर्स से लड़ना और इंसानों को बचाना। फिर हमें दुनिया का एक बेसिक डिवाइड दिखाया जाता है, अवेकन्ड और नॉन अवेकन्ड, जिनके पास पावर है और जिनके पास नहीं है। कोई नॉन अवेकन्ड इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो अवेकन्ड जैसी पावर हासिल नहीं कर सकता। इसी बीच सू लंचल के बारे में सोचने लगता है, जिसने उसे पहले मारा था। लंचल एक अवेकन्ड है जबकि सू नॉन अवेकन्ड, और ये पावर गैप इन दोनों के बीच खाई की तरह है। सू सोचता है कि अगर हंटर्स इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नॉन अवेकन्ड लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जबकि अवेकन्ड लोग अकेले भी जी सकते हैं। इसी सोच के बीच सू कहता है कि मैं हंटर्स का आभारी हूं क्योंकि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स अब नहीं है, और उसकी जिंदगी किसी और की रहमत पर टिकी हुई है। सू अपने पुराने टाइम को याद करने लगता है, अपने माँ बाप को, अपने डैड संग जिनवू को। वो सोचता है कि एक वक्त था जब उसे लगता था वो सब कुछ हासिल कर सकता है, पर एक झटके में जैसे उसकी सारी उम्मीदें, सारी पावर्स छिन गई। वो ये भी याद करता है कि उसने एक सपना देखा था जहां वो बहुत ऊपर तक गया था, पावरफुल बना था, 100 लेवल तक पहुंच गया था, और अचानक सब खत्म। वो याद करता है कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू अपने पापा जैसा दिखता है, और अब सू सोच रहा है कि अगर डैड होते तो वो क्या करते। इसी बीच अचानक कोई उसे पुकारता है, सू, और वो चौंक कर पीछे मुड़ता है, लेकिन ये जिनवू नहीं है, ये उसका आर्ट टीचर है, जो देखता है कि सू ने अचानक एक ड्राइंग बनाई है, एक एंट की, लेकिन ये कोई नॉर्मल एंट नहीं बल्कि ह्यूमन साइज एंट है। और सू खुद भी हैरान है कि उसने ये क्यों बनाया। असल में ये बेरू है, लेकिन सू को कुछ याद नहीं। सारी मेमोरीज जो बेरू से जुड़ी की उसे मिटा दी गई हैं, उसकी सारी पावर सील कर दी गई हैं। अगर तुम्हें याद हो तो पिछले पार्ट में ये सब दिखाया गया था। अब हम देखते हैं कि उस गेट से सारे हंटर्स बाहर आ जाते हैं। मिशन सक्सेसफुल रहा है, मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया गया है। वॉलंटियर्स में से कोई एक हंटर को बधाई देता है, किम जोंग सू आपने शानदार काम किया, और वो जवाब देता है, हाँ मिशन सक्सेसफुल था, लेकिन मुझे एसोसिएशन से एक बात शेयर करनी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या बात। किम जोंग सू बताता है कि उन्होंने गेट के अंदर एक नए टाइप के बीस्ट को देखा, ह्यूमन जैसे बीस्ट जिनके मुंह और आंखों से नीली आग निकल रही थी। जब हंटर्स उनसे भिड़े तो वो अपने दांतों और नुकीले पंजों से हमला कर रहे थे। उनके अटैक्स ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं थे, लेकिन एक अजीब बात हुई, उनमें से एक ने जब उसे काटा तो उसके शरीर पर बस एक छोटा सा स्क्रैच आया, बहुत मामूली, लेकिन ऐसा स्क्रैच जिससे कुछ ज्यादा हो सकता है। और यहीं से स्टोरी एक नए मोड़ पर मुड़ती है। जब से इस दुनिया में गेट्स ओपन होना शुरू हुए, तब से अब तक ऐसा बीस्ट कभी सामने नहीं आया था। ये पहली बार था कि कोई ऐसा बीस्ट दिखाई दिया जो पूरी तरह अनजान, अनदेखा और अंदर तक डराने वाला था। शुरुआत में किसी को भी ये खतरा उतना सीरियस नहीं लगा। सबको लगा कि ठीक है, बीस्ट है, लेकिन शायद डी रैंक का होगा, उतना डेंजरस नहीं है। मगर वो तो सिर्फ शुरुआत थी। हम देखते हैं कि किम जोंग सू जो मिशन से लौट चुका है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके पैर पर जो हल्का सा स्क्रैच था, वहां से नीली लौ यानी ब्लू फ्लेम्स बाहर निकलने लगते हैं। वो वहीं रुक जाता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है, लेकिन अचानक वो चिल्लाने लगता है। उसका पूरा चेहरा ब्लू फ्लेम्स में जलने लगता है, और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मुड़कर पास खड़े वॉलंटियर पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे हंटर्स और लोग शॉक में चले जाते हैं। अभी कुछ सेकंड पहले जो इंसान था वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, और ये भी उसी ब्लू फ्लेम बीस्ट की वजह से।
हंटर्स को तभी एहसास होता है कि ये वही एनर्जी है, वही ब्लू फ्लेम जो उन्होंने उस नए बीस्ट में देखी थी। लेकिन किसी को वक्त नहीं मिलता कोई एक्शन लेने का, क्योंकि किम जोंग सू अब पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुका है। अगले ही हंटर पर अटैक कर देता है और उसे वही मौके पर ब्रूटली मार डालता है। अब टेरर फैल चुका है, जितने लोग वहां थे सब भागने लगते हैं, गेट से दूर, जितना हो सके दूर। मगर ये यहीं नहीं रुकता। वो सारे लोग जो पहले इस मॉन्स्टर से जख्मी हुए थे, किसी को स्क्रैच, किसी को बाइट, अब वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये किसी ज़ॉम्बी आउटब्रेक जैसा सीन है, जहां सिर्फ एक बाइट से सब बदलने लगते हैं। कट टू सू अपने 8 क्लास में होता है और बाहर कुछ हलचल नोटिस करता है। वो देखता है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ तो एक दूसरे को अटैक भी कर रहे हैं। हर एक के अंदर से वही नीली आग बाहर आ रही है। पहले तो कोई नहीं समझ पाता कि ये हो क्या रहा है, क्या ये बीस्ट हैं, क्या ये लोग हैं, कोई क्लियर जवाब नहीं है। और तब तक इन मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ने लगती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर 8, लगातार। सू कहता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे रोकते हैं। वो कहते हैं, नहीं, हमें यहीं वेट करना चाहिए, हंटर्स आने वाले हैं। पर फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बीस्ट खड़ा दिखाई देता है। सबके होश उड़ जाते हैं। सू भी एक पल को फ्रीज हो जाता है। और तभी वो बीस्ट विंडो तोड़कर क्लासरूम में एंटर करता है। वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। सू चिल्लाकर सबको भागने को कहता है, भागो, जान बचाओ, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उसके पैर में गहरी चोट लगी है, वो हिल भी नहीं पा रही है। सब लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सू भी भागता है, लेकिन वो खुद से सवाल करने लगता है, मैंने क्या कहा अभी, हंटर को बुला लाता हूँ, क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे वहीं मरने के लिए छोड़ रहा हूँ? हकीकत ये है कि आसपास कोई हंटर नहीं है। वो जानता है कि वो नॉन अवेकन है, उसके पास कोई पावर नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ चलता है, क्या मैं अपने नॉन अवेकन स्टेट को बहाना बना रहा हूँ? क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, या मैं बस डर के पीछे छुप रहा हूँ? वो सोचता है, अगर मेरे डैड होते तो वो क्या करते? और उसी पल उसे अपने डैड संग जिनू की इमेज दिखती है। वो शॉक हो जाता है। वो जिनू को देखता है, वो बस शांत खड़ा उसे देख रहा है। और तभी वो नोटिस करता है, उस लड़की की जान खतरे में है, सामने मॉन्स्टर आ रहा है। इसी टेंशन के बीच सू के सामने एक ब्लरी नोटिफिकेशन पैनल आता है। वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, लेकिन एक फीलिंग आती है जैसे डेजा वू हो रहा हो। वो याद करता है कि उसने एक सपना देखा था, वो सपना जो एक गेम जैसा था, जहां उसे मॉन्स्टर से लड़ना था। हर जीत के साथ वो लेवल अप होता जा रहा था, और अंत में उसे एक फाइनल बॉस मिला जो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डैड की तरह दिखता था। सू को एहसास होता है, शायद ये जो मैं अपने डैड के बारे में सोचता हूँ वो बस एक आदर्श छवि है, एक परफेक्ट वर्जन। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बनूं, तो मुझे अभी इसी पल खुद पर भरोसा करना होगा। फिर बिना सोचे वो पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और सीधा उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार ब्लो मारता है। मारते वक्त वो खुद से कहता है, अगर डैड यहाँ होते तो वो यही करते, किसी को बचाते, रिस्क लेते। लेकिन जैसे ही सू इस मॉन्स्टर को हिट करता है, वो डरने लगता है। मैंने सुना है नॉन अवेकन लोग कभी किसी मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, तो क्या वो अभी मरा नहीं? अगर नहीं मरा तो? और इससे पहले कि वो आगे कुछ कर सके, तभी उसे दिखाई देता है, अभी अभी उसके सामने एक फिर से नोटिफिकेशन पैनल आता है। वो मैसेज पढ़ता है, आर यू रेडी टू बिकम अ प्लेयर? ये सुनते ही सू याद करता है कि उसे लगा जैसे ये वही सपना है जो उसने हर रात देखा है, और बिना कुछ सोचे वो एक्सेप्ट कर लेता है। और अगले ही पल उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। एक नया नोटिफिकेशन आता है, वो अब एक प्लेयर बन चुका है, और उसे रिवॉर्ड में मिलती है कमाल की पावर एलिचेटी, जिससे वो किसी भी जहर, डिजीज या टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं इम्यून हो जाता है। सू खुद को समझाता है कि ये सपना नहीं है, जो भी हो रहा है ये सब कुछ रियल है, और अगर वो मरा तो सच में मर जाएगा। सू के सामने उसका प्लेयर प्रोफाइल खुलता है, लेवल 1, जैसे जिनूभू शुरुआत कर रहे थे। और उसी टाइम ट्यूटोरियल क्वेस्ट भी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही मॉन्स्टर दोबारा मूव करने लगता है, सू उसे पहचान लेता है। उसके ऊपर नाम आ जाते हैं, नॉन अवेकन मिस्टमैन और अवेकन मिस्टमैन। नॉन अवेकन वो थे जो आम नागरिक थे, और अवेकन मिस्टमैन यानी हंटर्स जो अब मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए थे। एक एक करके सू नॉन अवेकन मिस्टमैन्स को हरा देता है। उसके हर पंच में ताकत दिखाई देती है। वो खुद चौंक जाता है कि उसमें इतनी ताकत आ गई है। लेकिन तभी उसका सामना होता है डी रैंक अवेकन मिस्टमैन से। उसे जितना भी वो हिट करता है कुछ असर नहीं होता, और फिर वो खुद घायल हो जाता है, एक गहरा स्क्रैच। डर के मारे सोचता है, मैं अब एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है, एलचीटी स्पेल एक्टिवेटेड।
जहर, टॉक्सिन्स, सब कुछ निरस्त। सू एकदम फाइन है। अब वो समझता है ये उसका रैंक मैच नहीं कर रहा था। डी रैंक को हराने के लिए उसे और पावर चाहिए। वो अपना रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है, स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है, फिर एक के बाद एक अपने सारे पॉइंट्स को यूज करता है और खुद को मजबूत करता है। और तब फाइनली वो डी रैंक अवेकन्ड मिस्ट बॉन्ड को हरा देता है। वो जीत जाता है। नोटिफिकेशन पैनल में दिखता है, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर सू, क्वेस्ट क्लियर्ड। और अब सू खुश है, क्योंकि अब वो सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी बचा सकता है। पूरा सीन फ्रीज हो चुका है। उसके बाद सू बोलता है, मुझे नहीं पता ये सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है, पर मुझे इस कर्स से बाहर निकलना है, तभी मैं ट्रूली स्ट्रांग बन पाऊंगा। और वो जीत जाता है। अब वो खुश है, रिलीव्ड है, क्योंकि अब उसके पास पावर है दूसरों की मदद करने की, जो वो हमेशा से करना चाहता था। पर तभी बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सू दौड़कर खिड़की से बाहर देखता है और देखता है सामने एक सी रैंक अवेकन्ड मिस्ट बॉर्न आ चुका है। इस बार उसके पास एक घातक वेपन भी है। मॉन्स्टर आते ही एक हेवी ब्लो मारता है, इतना ताकतवर कि पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। कट टू, सीन बदलता है। साउथ कोरिया की संघ की नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी का गेट खुल चुका है। डंजन ब्रेक हो गया है। आर्मी वहां पहुंचती है, बट वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हंटर्स के बिना वो बेबस है। अब फिर से कैमरा लौटता है सू की तरफ। वो जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। उसका एनालिसिस कहता है इस मॉन्स्टर की ताकत उस डी रैंक से भी ज्यादा है। वो सोचता है शायद मैं अभी भी उससे लड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी लेवल अप किया है। लेकिन फिर एक और स्लैश आता है और वो कैसे भी करके बचता है। मॉन्स्टर अटैक पे अटैक करता है और सू बस किसी तरह बचता जाता है। उसे लगता है कि अब इस मॉन्स्टर से फाइट करना इम्पॉसिबल है, तो वो भागने लगता है। बट तभी मॉन्स्टर खिड़की से लड़कियों को देख लेता है और उन पर अटैक करने निकल पड़ता है। वो उसे रोकता है, खुद खिड़की से कूद जाता है और एक सिंगल किक से मॉन्स्टर को रोक लेता है। वो सोचता है अगर ये मॉन्स्टर बाहर गया तो और लोगों को भी मिस्ट बॉर्न बना देगा। वो फाइट करता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर से उसे एक भयानक स्लैश मारता है। सू नीचे गिरता है, खून बह रहा है और उसके पास सिर्फ 1 HP बचा होता है। वो कहता है हाउ लकी। मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। तभी अचानक आसमान में क्रैक्स आने लगते हैं, जैसे स्पेस टूट रहा हो। और जैसे ही मॉन्स्टर आखिरी बार करने वाला होता है, वो अचानक हवा में ही टुकड़ों में कट जाता है। कट टू, बाकी सभी एरियाज में बाकी सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके खुद ही मरने लगते हैं। कोई है जो आ चुका है, कोई इतना ताकतवर जिसने पूरे एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को अकेले खत्म कर दिया। वो हर मॉन्स्टर का हाथ, पैर, सर काटता जा रहा था, ब्रूटली। फिर हम देखते हैं वो इंसान आसपास के सारे इंजर्ड लोगों को हील भी कर रहा है। और तभी सामने आता है बैरो। हाँ, वही बैरो जिसे सू बचपन से अपना आइडल मानता था, जो कभी उसके सामने था लेकिन बाद में सारी मेमोरीज इरेज कर दी गई थीं। बैरो सू के सामने आता है, झुकता है और कहता है इट्स बिन अ वाइल माय यंग मोनार्क। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। तो फाइनली बैरो इज बैक और अगले एपिसोड में हम देखेंगे सू और बैरो का रियूनियन, जो बचपन से उसके लिए एक ड्रीम था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम किस सीन पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। 2000 कमेंट्स का टारगेट है, कर पाओगे? आई नो यू विल। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।